बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 38 ऑफ पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2021 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और हम इस लेक्चर के अंदर भी गुज़िश्ता दो लेक्चर्स की तरह लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स के हवाले से रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करने वाले हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से ये इंशाल्लाह आज आखिरी लेक्चर होगा। पीएमसी ने अपने सिलेबस कंटेंट्स में, इस साल के सिलेबस कंटेंट्स में जिन टॉपिक्स का जिक्र किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, उनको हमने कुछ इस तरह से अरेंज किया है। आपको पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड देयर फंक्शंस एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगरचे पीएमसी ने अपने सिलेबस कंटेंट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का बाकायदा जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ये टॉपिक भी जरूर कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के हवाले से सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि रेस्पिरेटरी गैसेस किसे कहा जाता है। रेस्पिरेटरी गैसेस में एक ऑक्सीजन है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को कलेक्टिवली रेस्पिरेटरी गैसेस का टाइटल दिया जाता है। तो ये टर्म अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं। तो उसमें आपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एज रेस्पिरेटरी गैसेस याद रखना है। अच्छा, रेस्पिरेटरी गैसेस में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम सबसे पहले डिस्कस करने लगे। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में होगा, ये बात भी बाज़ एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो ऑक्सीजन हम बाहर से, एयर से इनहेल करते हैं और इनहेल करने के बाद जब वो एयर हमारे लंग्स के एल्वुलाई में पहुंच जाती है तो वहां पर फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होगा और ऑक्सीजन वहां से लंग्स से ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। तो ब्लड लंग्स वाले एरिया से ऑक्सीजन के जरिए लोड हो जाता है और उसके बाद फिर ये ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है टू डिफरेंट टिश्यू बेड्स। और वो टिश्यू बेड लंग के बिल्कुल करीब तर भी हो सकते हैं और लंग से बहुत दूर दराज भी हो सकते हैं। तो इस तरह से लंग से टिश्यू बेड की जानिब ये मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों की ये जो मूवमेंट है ये दरअसल सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए होती है। लिहाजा अगर आपसे किसी एमसीक्यू में पूछा जाए कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ दूसरा कौन सा बॉडी सिस्टम क्लोजली एसोसिएटेड है, तो उसमें आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को याद रखना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू बेड ये हमेशा सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए मुमकिन होता है। अगरचे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है और खुद रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिविटी में मस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व है, लेकिन आपने यहां पर इस सेंस में कंसिडर नहीं करना कि मस्कुलर सिस्टम या नर्वस सिस्टम इसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। नर्वस सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम के हवाले से अगर आपसे कोई बात पूछी जाएगी तो उसमें लाजमी कोई आपको जिक्र किया जाएगा उस हवाले से। लेकिन अगर इन जनरल आपसे पूछा जाता है कि विच सिस्टम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द मैन, उसमें आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रेफर करना है। अच्छा, तो उसके बाद अब आप देखिए कि ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए, ये दो मुख्तलिफ तरीकों से हो रहा है। उनमें से एक आप देख रहे हैं कि बाय मींस ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही है और दूसरा बाय मींस ऑफ प्लाज्मा। मैक्सिमम ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज 97% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन विच इज ट्रांसपोर्टेड, जबकि बहुत ही कम मिकदार में ऑक्सीजन बाय मींस ऑफ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट होगी। उसकी वजह यह है कि प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती, इस वजह से ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में बहुत कम अमाउंट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि मैक्सिमम अमाउंट दैट इज 97% ये हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा। और हीमोग्लोबिन आप जानते हैं कि ये कहां पर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में आरबीसी के अंदर पाए जाने वाली एक प्रोटीन है
हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर मौजूद है और आरबीसी असल में हीमोग्लोबिन को पजेस करने के साथ साथ कुछ और फीचर्स की वजह से वेरी वेल एडाप्टेड है इस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम इस आरबीसी की अडाप्टेशंस देखें कि ये इस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी के लिए किस तरह से सूटेबल हो गया, तो उसमें आपने एक याद रखना है कि आरबीसी हैज लार्ज सरफेस एरिया। इसका ये जो लार्ज सरफेस एरिया है ये कैसे स्टैब्लिश हुआ है? सो दिस लार्ज सरफेस एरिया इज बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक शेप। ठीक है, ये इसका लार्ज सरफेस एरिया कैसे स्टैब्लिश हुआ है? इसकी इस यूनिक शेप की वजह से। जैसे आपको साइड व्यू में नजर आ रहा है कि ये डबल शेप सेल्स हैं, सेंटर से थिन होते हैं और साइड्स इनकी ब्रॉड होती हैं। और अगर आप ओवरव्यू से देखें तो ये इस तरह, जैसे आपको ये इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ये डिस्क्वाइड इन शेप होते हैं। तो इस तरह की शक्ल रखने की वजह से इनका ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है। और इसके अलावा इनके अंदर जितने भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं उनमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स यूं पेरिफेरी में आ गए हैं और वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन बाहर से यहां पर अंदर एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, तो अब आप देखिए कि हीमोग्लोबिन जो कि इस आरबीसी के अंदर मौजूद है, तो आरबीसी में ये मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट के तौर पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में कितना हीमोग्लोबिन मौजूद है? तो 95% ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। और बाकी 5% क्या चीज मौजूद है? बाकी 5% इसके अंदर बाकी कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो 95% ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन। अच्छा, यहां पर इससे पहले कि हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को समझें, पहले हमें हीमोग्लोबिन का कुछ स्ट्रक्चर रिव्यू करना होगा ताकि हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय मींस ऑफ हीमोग्लोबिन को अंडरस्टैंड कर सकें। आपने बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर भी हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स, उसमें से 2 अल्फा चेन्स कहलाती हैं और 2 बीटा चेन्स। ईच अल्फा चेन कंटेन्स 141 अमाइनो एसिड और इसी तरह से ईच बीटा चेन कंटेन्स 146 अमाइनो एसिड। तो इस तरह से अगर हम एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड काउंट करें, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर ये 574 बन जाते हैं, 574। अच्छा, तो हर एक चेन हीमोग्लोबिन में जब फॉर्म होती है उस वक्त तो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, बट उसके बाद फिर ये फोल्ड होने के बाद एक टर्शरी स्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर लेती है। तो इस तरह से ये तमाम चेन्स जो कि ग्लोब्यूलर शेप अटेन कर लेती हैं, तो फिर ये चेन्स आपस में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के जरिए कंबाइन करती हैं और इस तरह से जो फाइनल स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन में स्टैब्लिश होता है तो वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। तो अक्सर हीमोग्लोबिन का ये फाइनल स्ट्रक्चर भी पूछा जा रहा होता है कि विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, तो उसमें आपने क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को पिक करना है। यहां पर बेटे एक बात याद रखो कि किसी भी प्रोटीन के मुतालिक जब ये पूछा जाए कि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उससे मुराद ये होती है कि उस प्रोटीन का जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो आप बताइए। क्योंकि जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो इसमें डेफिनेटली टर्शरी स्ट्रक्चर भी होगा, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी रहा होगा और इसी तरह से जब ये फॉर्म हुई होगी तो उस वक्त प्राइमरी स्ट्रक्चर भी रहा होगा। लेकिन अगर ऑप्शंस में ये चारों स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, तो आपने फाइनल स्ट्रक्चर चूज करना है, आपने वो जो अर्लीस्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो चूज नहीं करने। अगर अर्लीस्ट स्ट्रक्चर्स से मुतालिक पूछना गर्ज हो तो एग्जामिनर लाजमी उसके अंदर पॉइंट आउट करता है क्वेश्चन में कि आप फला स्ट्रक्चर बताइए। तो जब भी किसी प्रोटीन के मुतालिक आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर, तो आपने फाइनल स्ट्रक्चर बताना है। और हीमोग्लोबिन का फाइनल स्ट्रक्चर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है क्योंकि ये एक से ज्यादा ग्लोब्यूल्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, इस वजह से ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पोजेस करता है। आप देख रहे हैं कि यहां पर हर एक ग्लोब्यूल के साथ ये ब्लू कलर में एक पार्ट शो किया है। दिस इज एक्चुअली अ पोरफायरिन रिंग जो कि इसका हीम ग्रुप है। दिस हीम ग्रुप कंटेन्स आयरन। ये आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप दरअसल क्लोरोफिल के हेड के साथ बहुत रिजेंबल करता है। क्लोरोफिल का हेड भी एक इसी तरह का पोरफायरिन रिंग कंटेन करता है, बट उसके पोरफायरिन रिंग के सेंटर के अंदर मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है और यहां पर सेंटर के अंदर
आयरन का एटम ऑक्यूपाइड है। तो इस वजह से आपने ये पोरफायरिन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल के दरमियान डिफरेंस को भी याद रखना है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि एक हीमोग्लोबिन में कितने पोरफायरिन रिंग्स या कितने हीम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो आंसर इज 4, क्योंकि ईच ग्लोब्यूल ऑफ दिस hemoglobin molecule contains one heme group। तो इस तरह से टोटल 4 heme groups are present and when hemoglobin reacts with oxygen, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के किस पार्ट के साथ कंबाइन करता है, तो याद रखिए कि हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और इस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो चूंकि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप्स हैं, इस वजह से एक हीमोग्लोबिन के साथ एट अ टाइम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्शन एक एंजाइम के जरिए कैटलाइज हो रहा होता है। दैट एंजाइम इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि आरबीसी साइटोप्लाज्म का एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बाज़ यहां पर मुख्तलिफ चीजों के मुतालिक ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द आरबीसी साइटोप्लाज्म, तो उसमें जैसे हमने हीमोग्लोबिन को देखा, बिल्कुल इसी तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी ये आरबीसी साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक इंग्रेडिएंट है। लेकिन मोस्ट अबंडेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आरबीसी साइटोप्लाज्म पूछा जाए तो वो हीमोग्लोबिन को ही आपने ऑप्ट करना है। बहरहाल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऐसी सूरत में ये एक ब्राइट रेड कलर का कंपाउंड बन जाता है। याद रखो कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मली भी जो कलर होता है वो रेड होगा, लेकिन थोड़ा सा ये डल रेड होगा। तो ये डल रेड कलर से ये एक ब्राइट रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस ब्राइट रेड कलर कब अचीव होगा इसके अंदर? दिस ब्राइट रेड कलर इज अचीव्ड when oxygen is combined with the hemoglobin. This bright red color hemoglobin molecule is known as oxyhemoglobin. इसको या तो Hb4O2 लिखा जाता है या फिर इसको HbO8 भी लिखा जा सकता है, दोनों टर्म्स राइज हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेगा। यूं हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। हमारे ब्लड में ये जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की आपने सलाहियत देखी है, दिस कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये चीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इसको मजीद हम डिटेल के साथ देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एक्सचेंजिंग गैसेस बिटवीन सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। तो यहां पर अभी जैसे जिक्र किया था आपसे कि आपसे अगर ये किसी दूसरे सिस्टम की एसोसिएशन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ पूछी जाए तो आपने क्या ऑप्ट करना है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एक्सचेंजिंग गैसेस बिटवीन सेल्स। अब यहां पर कौन से सेल्स के मुतालिक बात हो रही है? तो यहां पर एक्चुअली इन जनरल बॉडी सेल्स के मुतालिक बात हो रही है। तो बॉडी सेल्स और इन्वायरमेंट कौन सा है? दिस इज एक्चुअली द आउटर इन्वायरमेंट। तो अब देखिए ये आउटर इन्वायरमेंट और बॉडी सेल्स के दरमियान जब ये एक्सचेंजिंग गैसेस होगी, तो ऐसी सूरत में कौन सा अदर सिस्टम है व्हिच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो इसमें क्या स्किन हो सकता है, या फिर इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, या सर्कुलेटरी सिस्टम, या मस्कुलर सिस्टम? हो सकता है कि बाज़ बच्चों का ध्यान मस्कुलर सिस्टम की तरफ जाए, लेकिन याद रखो कि यहां पर ओवरऑल बॉडी सेल्स के मुतालिक पूछा जा रहा है। अगर यहां पर ऐसा होता ना कि जैसे अगर आपसे कहा जाता कि ये ब्लड अक्रॉस द एल्व्यूलर सरफेस, ब्लड और जो एल्व्यूलर सैक है उसके दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर कौन सा अदर सिस्टम है जो क्लोजली एसोसिएटेड है, फिर तो हम यहां पर मस्कुलर सिस्टम को ऑप्ट कर सकते थे, क्योंकि जाहिर है कि ये जो एक्सचेंज टेक प्लेस होगा उसके अंदर ये ब्रीदिंग मूवमेंट्स या फिर मस्कुलर मूवमेंट्स ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, तो मस्कुलर सिस्टम को हम यहां पर ऑप्ट कर सकते थे। लेकिन चूंकि यहां पर बॉडी सेल्स से मुतालिक बात हो रही है, तो बॉडी सेल्स और इन्वायरमेंट के दरमियान जब ये एक्सचेंजिंग गैसेस होगा तो दरमियान में लाजमी तौर पर ट्रांसपोर्ट का भी काम होना है। तो ट्रांसपोर्ट में जो सिस्टम इन्वॉल्व है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, लिहाजा यहां पर राइट आंसर सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए।
जी, तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इस तरह से डिफाइन करेंगे दैट द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। या फिर इसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। और वो यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कितना है, दैट यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड मे बी 1 ml और दैट मे बी 100 ml और दैट मे बी 1000 ml। तो इस तरह से ब्लड का एक स्पेसिफिक अमाउंट, दैट इज यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा वो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक है, याद रखो कि हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड डिफाइन करते हैं। हम एज अ होल टोटल ब्लड की बुनियाद पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन नहीं कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक छोटा बेबी है, तो उस बेबी के पास चूंकि ब्लड थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है और डेफिनेटली उसका जो होल ब्लड है वो कम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर चूंकि ज्यादा ब्लड मौजूद है और वो ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकेगा, तो हम ये कहें कि भाई एडल्ट के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है और एक न्यू बॉर्न के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है। तो ये सरासर गलत है। ठीक है, तो आप ये याद रखो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी does not define on the basis of the whole blood, it is always defined per unit volume of the blood, that is 1 ml और 100 ml और 1000 ml या इवन 5000। यानी आपने कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को जरूर पॉइंट आउट करना होता है। अब देखो ये जो दो डेफिनेशंस मैंने आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बताई हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये इस तरह से कहना कि एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, या फिर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय a unit volume of the blood, तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगी। दोनों में से चूज करें कि कौन सी ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, या दोनों ही एप्रोप्रिएट हैं। तो दोनों वाला ऑप्शन तो आपने हरगिज पिक नहीं करना। जब भी आपसे मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा जाता है तो जाहिर है कि उसमें कोई एक बात ज्यादा सही होगी बाकियों के मुकाबले में, आपने उसको ऑप्ट करना होता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट में कभी भी बोथ ऑफ देम या ऑल ऑफ देम वाले ऑप्शंस को पिक नहीं करते होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आंसर क्या बन रहा है कि ये जो सेकंड डेफिनेशन आपको बताइए कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। और ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है जो हमारा एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंटेन कर सकता है, तो दिस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको आमतौर पर हम ये PO2 के तौर पर लिखते होते हैं, partial pressure of oxygen। और being the student of chemistry you must know what is partial pressure। partial pressure का मतलब है किसी भी गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर है, यानी किसी भी गैस की इंडिविजुअल कंसंट्रेशन किसी सिस्टम के अंदर, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। और जब हम तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स को सम अप कर देते हैं तो इसका जो टोटल बनता है, उसका सम बनता है, वो दरअसल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जरा माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब आप इस बात को फर्दर आगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड कर रही होती है, और बल्कि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PO2 के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर सकेगी और एब्जॉर्ब हो सकेगी। लेकिन ये याद रखिए कि जो रिलेशन अभी हमने बनाया है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसकी एक लिमिट है, यानी ये अप टू सर्टेन लिमिट। तो वो सर्टेन लिमिट क्या है, कब तक ये इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी? तो वो लिमिट ये है कि अगर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते 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 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जा पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में
जितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होनी थी वो हो जाती है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो याद रखिए कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आर्टीरियल ब्लड वो होगा जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ठीक है, यहां पर देखिए थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे ये लंग्स हैं, तो लंग्स से ऑक्सीजनेशन के लिए जब ब्लड लंग के पास आ रहा होता है तो एक आपको याद है कि आर्टरी यहां पर लेकर आती है और वो कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर लेकर आती है, लेकिन यहां से वापस अब हार्ट की जानिब जो ब्लड वेसल लेकर जाएगी, यहां पर मौजूद है हार्ट। तो हार्ट की जानिब जो ब्लड वेसल ब्लड को कैरी करेगी, दैट इज एक्चुअली पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जा रही है टुवर्ड्स द हार्ट, जबकि पल्मोनरी आर्टरी ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड को या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स के पास लेकर आ रही है। तो हम जब भी बात करते हैं ना कि भाई कौन से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पल्मोनर ये इसमें आर्टीरियल ब्लड के अंदर या वेनस ब्लड में, तो अगरचे इस पॉइंट पर देखा जाए तो आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम और वेनस ब्लड के अंदर ज्यादा है। बट इन जनरल जब भी हम ऑक्सीजन की ज्यादा कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो आर्टीरियल ब्लड को यहां पर हम कंसीडर करेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए कि आर्टीरियल ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है या वेनस ब्लड में, तो आपका आंसर आर्टीरियल ब्लड होना चाहिए। अगर ये जो आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताएं, इनके मुतालिक क्वेश्चन पूछना मकसूद हो, तो यहां पर वो सिचुएशन जरूर पॉइंट आउट करेगा। यानी आपसे अगर ये कहा जाए कि बिटवीन लंग्स एंड हार्ट विच ब्लड कंटेन मोर ऑक्सीजन, आर्टीरियल ब्लड या वेनस ब्लड, यहां पर आप कह सकते हैं कि वेनस ब्लड कंटेन मोर ऑक्सीजन। बट इन जनरल कि विच ब्लड कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, आर्टीरियल ब्लड या फिर वेनस ब्लड, तो आपने आर्टीरियल ब्लड याद रखना है। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आर्टीरियल ब्लड इज 20 ml पर 100 ml। जैसे भी आपसे कहा जा रहा था ना कि हम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करते होते हैं। तो आप देखिए कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 100 ml ऑफ ब्लड मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, 20 ml को। और जब ये 20 ml इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है तो उस वक्त ब्लड 100% सैचुरेट कर चुका होता है, 100%। और उस वक्त पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का। इस पार्शियल प्रेशर के ऊपर ये 20 ml ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकती है। तो 20 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? यानी मिसाल के तौर पर आपसे अगर ये कहा जाए कि हम अगर किसी शख्स को 100 मिलीमीटर मरकरी से ज्यादा प्रेशर से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो बताइए कि उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। जैसे आपसे अगर कहा जाए इस तरह से सिचुएशन बनाकर कि at 100 millimeter of mercury partial pressure of oxygen, the oxygen carrying capacity is 20 ml per 100 ml. So what will be the oxygen carrying capacity at 200 millimeter of mercury partial pressure of oxygen? तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको डबल कर देंगे, भाई 100 के ऊपर ये 20 ml पर 100 ml हुआ, तो अब ये 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर हो गया है, यानी प्रेशर डबल हो गया है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डबल हो गई है, क्योंकि आपको ये बताया गया था कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी ये तंबीह की है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, और उस लिमिट से आगे आप देखिए मजीद ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो देखो वो लिमिट क्या थी कि 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये मैक्सिमम प्रेशर है ऑक्सीजन का जिस पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकता है। इससे ज्यादा क्यों एब्जॉर्ब नहीं हो सकता? रीजन क्या है कि व्हाई आवर ब्लड इज नॉट कैपेबल टू एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन एट फर्दर हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? तो रीजन आप याद रखिए कि एक्चुअली एट 100 मिलीमीटर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर 100% सैचुरेशन हो जाती है। अच्छा, आप जरा इस 100% सैचुरेशन की टर्म को भी अंडरस्टैंड कर लीजिए, इससे क्या मुराद है। देखो 100% सैचुरेशन का मतलब यह है, अगर मिसाल के तौर पर किसी आरबीसी के अंदर, ठीक है, आप सपोज कीजिए कि आरबीसी कंटेन्स 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन,
एक्चुअली आरबीसी के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उससे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज कीजिए कि अगर आरबीसी में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन मौजूद हैं और अगर ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल के साथ आपने देखा कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, तो इस तरह से इन 100 मॉलिक्यूल्स में 400 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। 400 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये 100 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेते, क्योंकि इनके पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की वो 400 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी, बिकॉज ईच हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हम ये कहेंगे कि ये आरबीसी 100% सैचुरेट कर चुका है, क्योंकि इसके पास 100 मॉलिक्यूल्स थे और हर मॉलिक्यूल में उसकी हर साइट के ऊपर, यानी जितनी भी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स थी, हर एक के ऊपर ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है। तो इसका मतलब है कि 100% ये आरबीसी सैचुरेट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे ब्लड के अंदर सपोज करो कि 100 आरबीसी हैं और वो 100 के 100 आरबीसी में हर एक हीमोग्लोबिन ने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के तहत ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लिया है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि हमारे ब्लड में 100% सैचुरेशन हो चुकी है। यानी कोई भी हमारे ब्लड की ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट ऐसी नहीं रही जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना कर सकी हो। इस चीज को 100% सैचुरेशन कहा जाएगा। तो 100% सैचुरेशन का मतलब यह है, और यही वजह है कि जब ये ब्लड 100% सैचुरेट कर चुका होगा एट 100 मिलीमीटर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो जाहिर है कि मजीद ऑक्सीजन फिर एब्जॉर्ब हो नहीं सकेगी। तो ये जो लिमिट आपको मैं बता रहा था कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अप टू सर्टेन लिमिट। तो वो लिमिट क्यों यहां पर आ रही है? लिमिट इस वजह से आ रही है कि एट 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड दैट इज 100% सैचुरेशन अकर्स। इस वजह से ये अमाउंट आपके पास हासिल हो रहा है। तो अब हम इस अमाउंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा कि भाई ये यूनिट वॉल्यूम 100 ml भी हो सकता है, 1 ml भी हो सकता है और 1000 ml भी हो सकता है। तो अगर ये 20 ml पर 100 ml ये मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, तो मुझे आप बताएंगे कि पर ml मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो आप इसको 20 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से आपके पास 1 ml का रेट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि 1000 ml की मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट यूनिट वॉल्यूम्स के लिहाज से अगर इनकी वैल्यूज देखी जाएं तो ये वैल्यूज कुछ इस तरह से बनती हैं, जैसे आपको ये यहाँ पे शो किया हुआ है कि 1 ml के लिए 0.2 ml हो जाएगा, 0.2 ml पर 1 ml, और फिर अगर हम 100 ml करें तो 100 ml के लिए जैसे अभी बताया था कि 20 ml पर 100 ml होगा, और 1000 ml के लिए ये 200 ml पर 100 ml है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए, ए करेक्ट होगा या बी या सी, तो एक्चुअली ये तीनों वैल्यूज करेक्ट हैं। लेकिन अगर किसी जगह पर इस तरह से गिवन हो 0.2 ml पर 100 ml, या फिर 200 ml पर 1 ml, या फिर ये 20 ml पर 1000 ml, तो वो गलत माना जाएगा। लेकिन ये जो आपको रिलेशंस ऐसे शो किए हैं, तो ये तीनों ही ठीक हैं एक्चुअली। अच्छा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के हवाले से हम मजीद कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट, जैसे अभी मिसाल के तौर पर तो मैं कह रहा था कि भाई जैसे आरबीसी के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं हीमोग्लोबिन के, तो एक्चुअली 100 नहीं होते, वो तो वैसे समझाने के लिए मैं आपको बताया था। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट हम इस तरह से मेजर कर रहे होते हैं कि हम इसमें भी 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर जो जितने भी आरबीसीज आएंगे उनके अंदर पाए जाने वाली टोटल हीमोग्लोबिन को काउंट किया जाता है। तो याद रखो कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड इज 15 ग्राम्स। तो 100 ml ऑफ ब्लड 15 ग्राम्स हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, और जबकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ एब्जॉर्ब कर सकता है जब वो मैक्सिमम सैचुरेट हो, तो वो है 1.34 ml।
1.34 ml ऑक्सीजन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकेगा जब उसकी 100% सैचुरेशन होगी। ठीक है, ये दोनों फिगर्स आपने याद रखना है। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ द ब्लड 15 ग्राम्स पर 100 ml है, और फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन वो है 1.34 ml। ठीक है, तो ये दोनों आपने फिगर्स अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि 1.34 ml को अगर 15 ग्राम से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि देखो 1 ग्राम 1.34 ml एब्जॉर्ब कर सकता है और टोटल 100 ml के अंदर 15 ग्राम्स मौजूद हैं, तो अगर हम 100 ml के लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम 1.34 ml को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 ग्राम्स के साथ, और इस तरह से आपके पास जो वैल्यू अचीव होगी वो होगी 20.1 ml पर 100 ml, तो जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 20 ml कंसिडर कर रहे होते हैं। यानी ये जो 20 ml ब्लड 100 ml ब्लड कंबाइंस विद 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये जो हम बात कर रहे होते हैं ये उस सूरत में मुमकिन होता है व्हेन ब्लड इज 100% सैचुरेटेड। और याद रखिए कि ब्लड की ये जो 100% सैचुरेशन है ये थ्योरेटिकली तो मुमकिन है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो हम ये कह सकते हैं कि 100% सैचुरेशन हो गई है, तमाम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लिया है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं हो रहा होता कि जितने भी हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं वो सारे के सारे रेडी नहीं होते ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए। उसके कई एक फैक्टर्स हो सकते हैं कि वहाँ पर हो सकता है कि टेम्परेचर सूटेबल ना हो, या फिर पीएच थोड़ी सी अफेक्ट कर रही हो, या फिर हो सकता है कि कुछ हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड हो। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि 100% सैचुरेशन नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये 100% सैचुरेशन थ्योरेटिकली तो मुमकिन है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा होता। प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है, प्रैक्टिकली या नॉर्मली अगर हम चेक करें कि ईच 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्रैक्टिकली आपको जो वैल्यू अचीव होगी वो 19.4 ml ऑक्सीजन है जो 100 ml आर्टीरियल ब्लड कंटेन करता है। ठीक है, तो ये 19.4 ml अगर ये एब्जॉर्ब हो रही है 100 ml के अंदर, तो एक्चुअली इसकी सैचुरेशन कितनी हो रही है, एक्चुअली इसकी सैचुरेशन 97% हो रही है। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर 100% सैचुरेशन हो जाए तो फिर वो 20 ml अचीव होगी, लेकिन अगर 19.4 ml मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम सैचुरेशन जो प्रैक्टिकली या नॉर्मली अचीव हो रही है वो कितनी है, वो 97% है। आपने ये फिगर्स याद रखनी है कि नॉर्मली और प्रैक्टिकली व्हाट इज द मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ द ब्लड, आर्टीरियल ब्लड, तो वो मैक्सिमम सैचुरेशन 97% होगी। थ्योरेटिकली अगरचे 100% मुमकिन है, बट प्रैक्टिकली ये 97% है। और 97% जब सैचुरेशन होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो उस वक्त पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। यानी इन फिगर्स को आप इस तरह से भी देख लें, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एट 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हाउ मच of the blood will be saturated with hemoglobin with oxygen, तो आपने आंसर देना है कि 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर 97% सैचुरेशन होगी। और अगर मैं यहाँ पर कहता कि भाई एट 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर कितनी सैचुरेशन होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए था 100%। ठीक है भाई, तो 100% सैचुरेशन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर होती है, बट 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर जो सैचुरेशन अचीव होगी वो 97% है। आप यहाँ पर ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर 100% सैचुरेशन है, तो 97% सैचुरेशन फिर 97 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर होना चाहिए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल में ये जो सैचुरेशन और ये परसेंटेज सैचुरेशन और दूसरा ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये बिल्कुल इस तरह से 1-to-1 रिलेशन शो नहीं कर रहा होता, इसमें आपको डेविएशन नजर आएगी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने से सैचुरेशन बढ़ रही होती है अप टू सर्टेन लिमिट, और कम होने से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होने से सैचुरेशन कम हो रही होगी।
ठीक है भाई, तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि प्रैक्टिकली हमारा जो आर्टीरियल ब्लड है वो 19.4 ml ऑक्सीजन को कंटेन करता है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट आप देखिए कि जो वेनस ब्लड होगा उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी मौजूद होगी। तो वेनस ब्लड का अगर हम 100 ml ऑब्जर्व करें तो 100 ml ऑफ द वेनस ब्लड कंटेन्स 14.4 ml ऑफ द ऑक्सीजन। यानी अगर 14.4 ml ऑक्सीजन मौजूद है तो कितने परसेंट सैचुरेशन मानी जाएगी? अगर आप ये कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 75% सैचुरेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि आर्टीरियल ब्लड नॉर्मली 97% सैचुरेट होता है मैक्सिमम, और जबकि वेनस ब्लड मैक्सिमम जो सैचुरेट हो रहा है वो 75% सैचुरेट हो रहा है। तो ये जैसे हमने कहा कि 97% जो सैचुरेशन है वो किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर होती है, वो 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर होती है। तो फिर इसी तरह से ये जो 75% सैचुरेशन है ये किस पार्शियल प्रेशर पर होगी, तो ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर पर ये सैचुरेशन मुमकिन होती है। ठीक है, तो अब आप जरा डिफरेंस चेक कीजिए, डिफरेंस कितना है आर्टीरियल ब्लड और वेनस ब्लड के दरमियान। जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो है तकरीबन कोई 5 ml का डिफरेंस। मिसाल के तौर पर आप यूं देखिए कि ये है सपोज लंग्स, जैसे अभी मैंने आपको एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया, और ये सपोज हार्ट है। ठीक है, हम यहाँ पर हार्ट को चलें यहाँ दरमियान में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हम यहाँ बॉडी टिश्यूज को प्लेस करते हैं। ठीक है, ये बॉडी टिश्यूज। अच्छा, तो अब होता क्या है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स को, और उसके बाद फिर वापस हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाता है। तो ये जो ब्लड आप देख रहे हैं दिस इज एक्चुअली आर्टीरियल ब्लड, ये आर्टीरियल ब्लड है। और ये ब्लड कौन सा है? दिस इज एक्चुअली द वेनस ब्लड। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड और ये वेनस ब्लड आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो बॉडी टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यूज, इन बॉडी टिश्यूज से जो ब्लड हार्ट को वापस आ रहा है वो दरअसल वेनस ब्लड है। ठीक है, हार्ट को जो ब्लड वापस आ रहा है दैट इज एक्चुअली द वेनस ब्लड। तो ये वेनस ब्लड, और उसके बाद फिर ये हार्ट से जो बॉडी टिश्यूज को ब्लड जा रहा है ये आर्टीरियल ब्लड है। दिस इज एक्चुअली द आर्टीरियल ब्लड। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है कि भाई आर्टीरियल ब्लड के अंदर और ये वेनस ब्लड के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है, तो वो है 5 ml पर 100 ml का डिफरेंस है। वो कैसे कि देखो ये ब्लड जो वेन्स के जरिए बॉडी टिश्यू से वापस आया है, ठीक है, बॉडी टिश्यूज से ये ब्लड वापस हार्ट में, और हार्ट से फिर जाहिर है कि ये आर्टरीज के जरिए अगरचे लंग्स में पहुंचा है। ठीक है, यहाँ पर बेशक आर्टरीज हैं लेकिन आप इसको इग्नोर कर दें, ये इन आर्टरीज को आप इग्नोर कर दें। आप ये अज्यूम करें कि यहाँ पर जो वेनस सिस्टम है वो ये वेनस सिस्टम है। ठीक है, और आर्टीरियल सिस्टम आप इसको अज्यूम कीजिए, इसको अज्यूम कीजिए, क्योंकि देखो बॉडी से जो ब्लड लंग्स को पहुंच रहा है बेशक वो पहले हार्ट में आकर और फिर आर्टरी के जरिए लंग्स को पहुंच रहा है, तो हम इस आर्टरी को इग्नोर कर देंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये आर्टरी बीच में नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो ब्लड ऑक्सीजनेशन के बाद लंग से वापस बॉडी टिश्यूज को जा रहा है, तो अगरचे वो हार्ट से होकर फिर बॉडी टिश्यूज को जाएगा, लेकिन उसमें हम ये इस वेनस ब्लड को इग्नोर कर देंगे। हम ये इन आर्टरीज को अज्यूम करेंगे कि आर्टरीज ये बॉडी टिश्यूज को ब्लड सप्लाई कर रही हैं और वेन्स बॉडी टिश्यू से ब्लड वापस कलेक्ट कर रही हैं। यानी जब जो ये कंसर्नेशन यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं 94 ml पर 100 ml आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, दरअसल वो इन आर्टरीज की बात हो रही है। और इसी तरह से जब हम ये 14.4 ml पर 100 ml वेनस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की बात करें तो वो हम इस वेनस ब्लड की बात करें। हमने इन आर्टीरियल और वेनस ब्लड को इग्नोर कर दिया है क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, यहाँ पर उलट हिसाब है। आप इसको इग्नोर करके सिर्फ इनको फोकस कीजिए क्योंकि ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है आर्टीरियल सिस्टम का वो ये वाला है, और इसी तरह से ज़्यादा मेजर पोर्शन वेनस सिस्टम का वो ये वाला है। तो अब ये डिफरेंस कितना है, तो आर्टीरियल ब्लड के अंदर 19.4 ml पर 100 ml, और जबकि वेनस ब्लड के अंदर 14.4 ml पर 100 ml। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस बन गया ये डिफरेंस 5 ml
5 ml पर 100 ml का ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। यानी जब आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं बॉडी टिश्यूज को तो उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा थी उनके पास, और जब वो वापस आई हैं तो ऑक्सीजन कम हो गई है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आर्टरीज जब ये बॉडी टिश्यूज को सर्कुलेट करके वापस बैक होती हैं, यानी आर्टरीज का ब्लड जब ये बॉडी टिश्यूज में सर्कुलेट होकर वापस बैक होगा तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज को डिलीवर होगा एट ईच सर्कुलेशन, हर सर्कुलेशन में कितना यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होगा। तो आपने याद रखना है कि 5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज एट ईच सर्कुलेशन। दोबारा फिर सर्कुलेशन हो रही है तो हर 100 ml 5 ml ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस अमाउंट को आपने अच्छी तरह से ज़हननशीन कर लेना है। ये आपने अमाउंट क्या नोट किया, 5 ml ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यूज बाय ईच 100 ml ऑफ द ब्लड। ठीक है, अगर ईच 100 ml ब्लड ये 5 ml को रिलीज करता है या डिलीवर करता है तो आप मुझे ये बताइए कि हर 1000 ml कितना करता होगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ईच 1000 ml कैन रिलीज 50 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एट ईच सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेशंस याद रखनी है। ये जो ज़्यादातर फिगर्स हैं ये केपीके की बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, बाकी बुक्स के मुकाबले में, इस वजह से इन फिगर्स को आपने ज़रूर कवर करना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन वहाँ से आ जाए तो आप इजीली उनको भी कर सकें। अच्छा, तो इसी हवाले से एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं कि इफ़ द बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन इज 60 kg, हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिलीवर्ड टू द टिश्यूज बाय हिज टोटल ब्लड व्हेन इट परफॉर्म्स 1 कंप्लीट सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब उस शख्स का जो टोटल ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन उसको डिलीवर करेगा जब एक पूरी सर्कुलेशन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर अब देखो अमाउंट ऑफ ब्लड यूं मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है, यूं कह दिया कि भाई उसका बताओ टोटल ब्लड कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। तो हमें टोटल ब्लड का कैसे अंदाजा होगा। तो असल में टोटल ब्लड के लिए ये जो बॉडी वेट का यहाँ पर एक हिंट दिया है, तो इस बॉडी वेट के जरिए हम ब्लड के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए कि बॉडी वेट और ब्लड वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप पाई जाती है वो 12:1 है। बॉडी वेट इन केजी और ब्लड वॉल्यूम इन लीटर, तो ये 12:1 रिलेशनशिप है। अब जैसा कि इस शख्स के पास जो बॉडी वेट शो किया गया है वो है 60 किलोग्राम। अगर इसका बॉडी वेट 60 किलोग्राम है तो ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, तो ब्लड वॉल्यूम ऑब्वियसली 5 लीटर होगा, क्योंकि अगर हम ये 60 को डिवाइड कर दें बाय 12 तो इस तरह से आपके पास आंसर 5 आ जाता है। तो यूं आप इसका ब्लड वॉल्यूम कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए। जब आपको ब्लड वॉल्यूम का पता चल गया कि इसका टोटल ब्लड वॉल्यूम इतना है, तो अब आप देखिए कि इसका जो टोटल ब्लड है वो कितना ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा टू द टिश्यूज। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये फैक्टर याद रखिए कि ईच 100 ml कैन डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एट ईच सर्कुलेशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 ml के लिए। अगर 100 ml 5 ml को डिलीवर करता है तो 1 ml कितनी ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से आपके पास आंसर आ गया 0.05 ml पर ml ये ऑक्सीजन की डिलीवरी हो रही है। अगर आपको 1 ml के लिए ये अमाउंट मिल गया तो अब आप क्या करेंगे, आप देखिए कि 5 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, 5000 ml। ठीक है, 1 ml आपको पता चल गया कि ये 0.05 ml ट्रांसपोर्ट करता, ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि ये 0.05 को मल्टीप्लाई किया जाए ये 5000 ml के साथ, तो ऐसी सूरत में आपके पास आंसर आ जाएगा। और वो आंसर क्या बनेगा, वो आंसर बनेगा 250 ml। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टोटल ब्लड है वो 250 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा एट ईच सर्कुलेशन। देयरफॉर द राइट आंसर इज डी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। तो आप भी बच्चों याद रखिए कि बेशक आपको ये टोटल ब्लड या फिर उसका ब्लड वॉल्यूम ना बताया गया, बॉडी वेट से भी हम ब्लड वॉल्यूम को अज्यूम कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अभी हमने डिस्कस किया, तो इसके हवाले से एक दो और बातें आपने जहन में रखना है कि अभी जो आपको कैलकुलेशन बताई थी वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के हवाले से थी। अगर एक्सरसाइज की जा रही हो तो ऐसी सूरत में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी।
तो डेफिनेटली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी तो इसका मतलब है कि फिर ऑक्सीजन ज़्यादा डिलीवर करनी पड़ेगी ब्लड को। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज द नीड ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटली इंक्रीज इन द टिश्यूज, सो मोर ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द आर्टीरियल ब्लड टू द टिश्यूज। नॉर्मली कितना था? नॉर्मली था 5 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ये ऑक्सीजन की डिलीवरी हो रही थी टू द टिश्यूज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हाट विल हैपन कि 100 ml ऑफ द वेनस ब्लड कंटेन्स जस्ट 4.4 ml ऑफ द ऑक्सीजन, जबकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 100 ml ऑफ वेनस ब्लड कितना कंटेन कर रहा था? 14.4। तो देखो 10 ml का डिफरेंस और आ गया है, ठीक है, 10 ml का डिफरेंस और आ गया है। और अगर ये 4.4 ml ऑक्सीजन का पूछा जाए कि भाई इतनी ऑक्सीजन अगर एब्जॉर्ब हो तो कितने % सैचुरेशन होगी, तो आपने ये सैचुरेशन की फिगर याद रखनी है और उसका पार्शियल प्रेशर इतना होगा, ठीक है भाई। तो ये आपने जो फिगर्स हैं रिलेटेड इनको साथ साथ याद करते जाना है। बहरहाल अभी आप देखिए कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज चूंकि वेनस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई है, इसका मतलब है कि ब्लड ने ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर दी है टिश्यूज़ को। तो वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर की है? तो वो एक्चुअली 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यूज़ बाय ईच 100 ml ऑफ द ब्लड। नॉर्मली कितनी थी? नॉर्मली 5 ml पर 100 ml थी, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज 15 ml of oxygen can be released to the tissues by each 100 ml of the blood। और इस लिहाज से आप 1000 ml के बारे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो अभी सवाल आपको दिया था वो तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के वाले से था। यही सवाल अगर हम एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि एक शख्स एक्सरसाइज कर रहा था और 60 kg वेट था, तो अब आप बताइए कि कितनी ऑक्सीजन उसको डिलीवर होगी, तो फिर आपने ये 15 ml पर 100 ml वाला फैक्टर यूज करना और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना जी। तो ऑक्सीजन की ये जो ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जिसको हमने अभी नाम दिया, इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज वेरी सेंसिटिव component of our body which can be influenced by several environmental conditions like rise in body temperature। चूँकि ये आपने देखा कि absorption of oxygen in the RBCs या the combination of oxygen with hemoglobin is catalyzed by an enzyme carbonic anhydrase। लिहाजा जो भी factors carbonic anhydrase की activity को influence करेंगे वो oxygen transport को भी influence करेंगे, oxygen carrying capacity को भी influence करेंगे। तो rise in body temperature, इसके साथ साथ pH of the blood, और इसके साथ साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी याद रखिए। राइज इन टेम्परेचर के साथ ये ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पीएच ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.4 है, इस पर आप देखिएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अचीव होती है। इससे डेविएट करने पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दोनों तरफ कम होगी, कम होने पर भी कम होगी और पीएच ज़्यादा होने पर भी कम होगी। तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमम पीएच पर हाईएस्ट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अचीव होती है। और फिर इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी भी एक आपको लिमिट बता दी है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को ज़रूर माइंड में रखिए, इनके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं जी। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड। ब्लड के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में 3 मुख्तलिफ तरीकों से ट्रांसपोर्ट हो रही है। ऑक्सीजन आपने 2 डिफरेंट वेज से ट्रांसपोर्ट देखी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट अक्सर इन 3 डिफरेंट वेज। सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेटाइंस है, दैट इज 70% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट कॉमन मेथड है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, इसको समटाइम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, लेकिन याद रखिए कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की टर्म ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ की जाती है विद ऑक्सीजन एंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो ऐसी सूरत में जो कंपाउंड बनेगा उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करता है तो उसे जनरली तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कह देते हैं, बट स्पेसिफिक टर्म उसके लिए क्या है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और 23% ऑफ
द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। और कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज 7% ऑफ द टोटल। अगर आप कंपेयर करें ऑक्सीजन के साथ तो आपने देखा था ऑक्सीजन सिर्फ 3% इस मैनर में ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसके मुकाबले में ज़्यादा। तो असल में रीज़न क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा क्यों ट्रांसपोर्ट हो रही है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉलेबल इन प्लाज्मा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट हो रही है। लिहाजा सबसे जो मेजर यहाँ पर टाइप है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बाइकार्बोनेट आयंस हैं। तो हम इस मैकेनिज्म को डिटेल के साथ देख लेते हैं। देखिए होता कुछ इस तरह से कि मिसाल के तौर पर ये इस वक्त आपके सामने ये बॉडी टिश्यूज़ दिखाएं, बॉडी टिश्यूज़, और ये आपको ब्लड कैपिलरी की वॉल दिखाइए। ब्लड कैपिलरी के अंदर ल्यूमेन में जो ब्लड गुजर रहा है वहाँ पर आपको ये आरबीसी दिखाएं। ठीक है, आरबीसी के सराउंडिंग में ये प्लाज्मा प्रेजेंट है। अच्छा, तो अब होगा क्या कि टिश्यूज़ से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के बाद कैपिलरी वॉल को क्रॉस करती हुई ये आरबीसी के अंदर दाखिल हो रही है। ठीक है, और आरबीसी में दाखिल होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तकबाल वाटर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। वही एंजाइम जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रहा था, वही एंजाइम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करेगा, और इन दोनों की कम्बिनेशन से जो कंपाउंड यहाँ पे स्टैब्लिश होगा, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड ये ट्रांजिएंट स्टेट होती है, यानी ये परमानेंट कंपाउंड नहीं है। कार्बोनिक एसिड क्विकली डिसोशिएट्स इनटू बाइकार्बोनेट आयंस एंड H+ आयंस। ये सारा इंसिडेंट कहाँ हो रहा है? ये सारे का सारा इंसिडेंट आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और इस बात का एविडेंस क्या है कि ये सारा कुछ आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हो रहा है? तो आपने याद रखना है कि एक्चुअली ये जितने रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड सिंस द कार्बोनिक एनहाइड्रेज is found in RBC cytoplasm, therefore all these reactions occur in the RBC cytoplasm। ठीक है भाई, तो ये रिएक्शंस जो आपने इस डायरेक्शन में देखे, ये कब होंगे? ये उस वक्त होंगे when the partial pressure of CO2, PCO2 का मतलब है partial pressure of CO2 is higher in the tissues and partial pressure of CO2 is lower in the blood। जब ये इस तरह की सिचुएशन हो तो ऐसी सूरत में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू मेक कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट्स टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयंस एंड H+ आयंस। ठीक हो गया? अच्छा, जब ये इस तरह से H+ आयंस का रिलीज होगा आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, तो ब्लड की पीएच ड्रॉप होने लगेगी। H आयंस का चूंकि एक्सेस हो रहा है तो ब्लड पीएच ये ड्रॉप होने लगती है, बट हमारे ब्लड के अंदर एक बफरिंग एक्शन पाया जाता है। बफरिंग एक्शन का मतलब है कि ब्लड एक्ट एज अ बफर किसी ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो पीएच रेजिस्टेंट हो, जिसमें पीएच चेंजेस आसानी से ना आती हो, उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा ब्लड भी एक बफर के तौर पर एक्ट करता है। जैसे ही H आयंस का एक्सेस होने लगेगा और पीएच ड्रॉप होने लगती है, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर सैक्रिफाइस करता है। हीमोग्लोबिन ने उस वक्त चूंकि ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ा हुआ होता है, ये बात हो रही है टिश्यू बेड की, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन ने चूंकि ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ा हुआ होता है, ये क्विकली ऑक्सीजन को लूज करता है और फौरन से इन रिलीज्ड H आयंस के साथ कंबाइन कर जाता है, और इस तरह से ये H आयंस कंबाइन होकर HHB बन जाते हैं। HHB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ बन गई है? दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो इस तरह से ये हीमोग्लोबिनिक एसिड की फॉर्मेशन के जरिए पीएच चेंज को रेजिस्ट किया जा रहा है, और इससे ना सिर्फ पीएच चेंज रेजिस्ट हुआ है बल्कि इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन को भी लूज कर दिया है हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बज़ाहिर डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि ये हाइड्रोजन शायद प्लाज्मा में मौजूद है, बट कीप इन योर माइंड दीज हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट इन द आरबीसी साइटोप्लाज्म। वहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ इनका सामना हो रहा है, और इस तरह से ये HHB फॉर्म हो रहा है, दैट इज हीमोग्लोबिनिक एसिड, और इस तरह से ब्लड की पीएच ड्रॉप होने से बच गई है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन भी यहाँ पर डिलीवर हो गई है, और वो ऑक्सीजन फिर यहाँ टिश्यूज़ को चली जाएगी। अच्छा, तो बाइकार्बोनेट आयंस का क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट आयंस, या इनको हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहा जाता है, इनके लिए हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्म भी यूज़ की जाती है बाज़ बुक्स के अंदर, तो आपने ये भी याद रखना है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयंस, इनका क्या बनेगा? तो ये दरअसल
यहाँ से आरबीसी के साइटोप्लाज्म से बाहर निकल जाएंगे, आरबीसी की बाउंड्री क्रॉस करके प्लाज्मा में चले जाएंगे। और जब ये प्लाज्मा में जाते हैं तो इनके बदले आरबीसी क्लोराइड आइंस को अपटेक कर लेता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आइंस नेगेटिव आइंस हैं, और अगर ये नेगेटिव आइंस इस तरह से प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाएं और आरबीसी में कम हो जाएं तो आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इस आयनिक इम्बैलेंस को प्रिवेंट करने के लिए आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल मौजूद है जो कि एक किस्म का डुअल चैनल है। इसे दरअसल बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन चैनल कहा जाता है। सो दिस बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन चैनल क्या करता है कि ये एक्सचेंज करता है इन दोनों आयंस का। बाइकार्बोनेट आयंस बाहर की तरफ निकल जाते हैं और क्लोराइड आयंस अंदर अपटेक हो जाते हैं, और अंदर और ये बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जाने के बाद ये सोडियम के साथ कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। तो ये जो आपने एक आयनिक शिफ्ट देखा है या आयनिक एक्सचेंज देखा है यहाँ पर, दिस आयनिक एक्सचेंज इज टर्म्ड एज क्लोराइड आयन शिफ्ट। इसको क्लोराइड आयन शिफ्ट कहा जाता है, या फिर इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, दिस इज आल्सो नोन एज हेम्बर्जर्स फेनोमेनॉन। तो ये हेम्बर्जर्स फेनोमेनॉन की टर्म भी आपने याद रखनी है। हेम्बर्जर्स फेनोमेनॉन या क्लोराइड आयन शिफ्ट क्या है? दिस इज द एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस बिटवीन आरबीसी साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। इन दोनों के दरमियान ये एक्सचेंज हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हेम्बर्जर्स फेनोमेनॉन को आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, तो अब आगे देखिए क्या होगा कि इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, या वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गए उनकी फॉर्म में ब्लड यहाँ से ट्रैवल करेगा। किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा? यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग हुई है टिश्यूज से, और अब ये टिश्यू से ब्लड ट्रैवल कर रहा है टू द लंग्स। तो लंग्स की जानिब ये मूवमेंट हो रही है, ये डायरेक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की। अब जब ये ब्लड पहुंच जाता है लंग्स में तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर एक्चुअली सिचुएशन डिफरेंट है। वहाँ पर सिचुएशन क्या है? नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन द ब्लड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लोअर इन द एल्व्यूलर एयर। क्योंकि लंग्स में पहुंचकर एल्व्यूलर एयर के साथ इसको हम कंपेयर करें तो एल्व्यूलर एयर के अंदर चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम है और इस वक्त ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में वो जो रिएक्शन पहले आपने देखे थे ना वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। रिवर्स से मुराद है कि आरबीसी साइटोप्लाज्म ये हीमोग्लोबिन के साथ जो एच आयन अटैच थे ये उन एच आयंस को कैप्चर कर लेता है। आरबीसी साइटोप्लाज्म इन एच आयंस को हीमोग्लोबिन से वापस ले लेगा। वो क्यों? असल में यहाँ पर आकर हीमोग्लोबिनिक एसिड की भी नीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर दाखिल हो रहा होता है, तो उस ऑक्सीजन को कंबाइन करने के चक्कर में ये हीमोग्लोबिन अब हाइड्रोजन को लूज कर देगा। तो इस तरह से हीमोग्लोबिनिक एसिड टूटेगा और हाइड्रोजन निकलकर हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन कर जाएगा। असल में देखो बाइकार्बोनेट आयंस तो मौजूद थे प्लाज्मा में, तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब भी ये प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हायर होती है जो कि लंग्स के अंदर आकर हायर हो जाएगी, तो वहाँ पर फिर ये बाइकार्बोनेट आयंस सोडियम से सेपरेट होकर ये अंदर दाखिल हो जाते हैं, और जब ये अंदर दाखिल होते हैं तो क्लोराइड आयंस वापस बाहर चले जाएंगे। अच्छा, ये भी अगरचे एक आयनिक एक्सचेंज हो रहा है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड एज हेम्बर्जर्स फेनोमेनॉन। हेम्बर्जर्स फेनोमेनॉन या क्लोराइड आयन शिफ्ट अकर्स इन द टिश्यू रीजन। ठीक है, ये फेनोमेनॉन सिर्फ यहाँ पर अपीयर हुआ था। यहाँ पर भी अगरचे ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हैं, बट इसके लिए ये टर्म यहाँ पर यूज नहीं की जाएगी। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और कार्बोनिक एसिड स्प्लिट करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब अलग हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके एल्व्यूलर एयर में चला जाता है। तो आपने ये फॉरवर्ड रिएक्शंस को याद रखना है कि ये इस सिचुएशन में हो रहे हैं जब ब्लड के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा और एल्व्यूलर एयर के अंदर कम है, और जबकि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये रिवर्स रिएक्शन है, सॉरी ये रिवर्स रिएक्शंस, और ये फॉरवर्ड रिएक्शंस कब हो रहे थे? जब ये टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 हायर था और जबकि ब्लड के अंदर कम था, उस वक्त ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी। यहाँ पर भी ये जितने भी आपने रिवर्स ऑर्डर के रिएक्शंस देखे हैं इनमें भी वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ना ये जितने भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज के रिएक्शंस हैं ये भी सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये भी आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलाइज कर रहा है। तो ये जितने भी रिएक्शंस आपको यहाँ पे शो किए हैं इन ईच ऑफ देम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज इन्वॉल्व। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये जो मेजर पार्ट था कार्बन डाइऑक्साइड का
इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शंस आप देखिए दोबारा यहाँ पर शो किए हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू मेक कार्बोनिक एसिड, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के जरिए कैटलाइज हुआ, और फिर ये रिवर्स रिएक्शन भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज के जरिए कैटलाइज हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए कि कार्बोनिक एसिड ये स्प्लिट हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस, और दोबारा ये कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बन रहे हैं, ये भी कार्बोनिक एसिड। और इवन ये जो आप रिएक्शन देख रहे थे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन को लूज करके हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, इवन दिस इज आल्सो कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शंस थे किस कंडीशन में हो रहे हैं, और रिवर्स डायरेक्शन के रिएक्शंस किस कंडीशन में हो रहे हैं, जो अभी मैंने आपसे शेयर किया था, इन कंडीशंस को आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। जी बच्चों, तो अब इस हवाले से एक सवाल देखिए कि व्हेन हाइड्रोजन आयंस एसोसिएट विद हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द हीमोग्लोबिनिक एसिड, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? तो ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यूज, या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द टिश्यूज, या ऑक्सीजन रिलीज टू द लंग्स, या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द लंग्स। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आयंस कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और हीमोग्लोबिनिक एसिड फॉर्म हो जाता है। देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है आपको बताया था कि 23% वो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, जिसको सम टाइम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, इस फॉर्म में भी हो रही है। तो ये कैसे है? इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कंबाइंस विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, जबकि ऑक्सीजन आपको याद है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड कहाँ है? तो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड हीमोग्लोबिन के हेम पोर्शन के अंदर है। ऑक्सीजन हेम के साथ कंबाइन करता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। ओके, अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अगर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, वही जो सिचुएशन आपको अभी बताई थी, यानी टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा होगा, तो ऐसी सूरत में हीमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइन करना शुरू कर देगा। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन द टिश्यूज देन ब्लड, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन अकर्स। ठीक है, तो ये आपसे सिचुएशन पूछी जा सकती है कि किस स्टेट में कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही है। और व्हेन द PCO2 इज हायर इन द ब्लड देन इन द टिश्यूज, तो ऐसी सूरत में कार्बामीनो हीमोग्लोबिन डिसोशिएट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो इसी हवाले से देखो एक और सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट 1000 ml ऑफ ह्यूमन ब्लड कैन टेक अप फ्रॉम द टिश्यूज इज। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमने ऑक्सीजन का तो अमाउंट बताया था आर्टीरियल और वेनस ब्लड के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट नहीं बताया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट आप याद रखिए कि जो आर्टीरियल ब्लड होता है, आर्टीरियल ब्लड, तो मैंने अभी आपसे अर्ज किया था, मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया था, आर्टीरियल ब्लड कौन सा ब्लड है जो कि जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू द टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ को जा रहा है। तो ये जो टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई हो रहा है ना, ये आर्टीरियल ब्लड है। और दूसरी तरफ ये जो वेनस ब्लड है, तो हम वेनस ब्लड किसको कह रहे हैं? वेनस ब्लड ये वो ब्लड है जो कि विच इज़ गोइंग टू द हार्ट, यानी विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द, इसको कह लें कलेक्टेड फ्रॉम टिश्यूज़। तो कलेक्टेड फ्रॉम टिश्यूज़ से जो ब्लड वापस कलेक्ट हो रहा है वो वेनस ब्लड है, और जो टिश्यूज़ को सप्लाई हो रहा है वो आर्टीरियल ब्लड है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली वेनस ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है और उसको वापस लेकर आना लंग्स की तरफ, तो वेनस ब्लड के अंदर ये ज़्यादा होगी। और वेनस ब्लड में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है? तो 54 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द वेनस ब्लड। और इन द आर्टीरियल ब्लड विच इज़ गोइंग टू द टिश्यूज़, इसमें है 50 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। तो डिफरेंस कितना आया? तो डिफरेंस है तकरीबन ये कोई 4 ml का, 4 ml ऑक्सीजन पर 100 ml, सॉरी 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये डिफरेंस है। इसका मतलब है कि जब ये आर्टीरियल ब्लड टिश्यूज से होकर वापस बैक होता है, यानी वेनस ब्लड बनता है, तो टिश्यूज से कितनी CO2 पिक होती है?
तो वो CO2 कितनी पिक हो रही है, 4 ml पर 100 ml। जैसे पिछले केस में हमने जिक्र किया था कि जब ये टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई होगा तो वापस जब वो बैक होगा तो ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगी। तो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर होगी, तो वहाँ पर हमने कहा था कि 5 ml पर 100 ml ऑक्सीजन की डिलीवरी हो रही है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। और जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऐसी सूरत में 15 ml पर 100 ml तक ऑक्सीजन की डिलीवरी हो रही होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो पिकिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो वहाँ से टेकअप किया जा रहा है टिश्यूज से, वो कितना हो रहा है, ईच 100 ml ऑफ ब्लड कैन टेक अप 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज। तो अब सवाल देखिए दोबारा से, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट 1000 ml, अब 100 ml नहीं पूछा गया, 1000 ml ऑफ द ब्लड कैन टेक अप फ्रॉम द टिश्यूज। तो चूंकि आपके पास ये फैक्टर आ चुका है कि ईच 100 ml कैन टेक अप 4 ml, तो बताइए 1000 ml कितना टेकअप करेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 1000 ml कंटेन्स 100 ml, तो आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो यू कैन हैव आंसर 10 के साथ, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन हैव आंसर दैट इज 40। तो इसका मतलब 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड कैन टेक अप फ्रॉम द टिश्यूज बाय 1000 ml ऑफ द ब्लड। तो राइट आंसर यहाँ पर 40 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ। तो ये आखिर में हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट का एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का टॉपिक भी डायरेक्टली गिवन ही, बट सम टाइम जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनसे सवालात आ जाते हैं। तो आपके पास ये फेडरल वाली बुक के अंदर दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन दिया हुआ, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। जैसे हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल था, जबकि मायोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। इसी वजह से हीमोग्लोबिन में फाइनल स्ट्रक्चर क्वार्टनरी होता है, बट मायोग्लोबिन का जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो टर्शरी होगा। अच्छा, ईच मॉलिक्यूल पोजेसेस 4 आयरन कंटेनिंग हेम ग्रुप, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आयरन कंटेनिंग हेम ग्रुप प्रेजेंट है। हेम ग्रुप होता दोनों में, लेकिन इसके पास एक और इसके बाद 4। और यहाँ पर इसी वजह से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन कंबाइन विद 1 हीमोग्लोबिन, बट यहाँ पर चूंकि एक हेम ग्रुप है इस वजह से ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन कंबाइन विद 1 मायोग्लोबिन। अच्छा, आरबीसी के अंदर ये पाया जाता है, जबकि इट इज फाउंड इन द मसल, और जबकि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, ये ऑक्सीजन की स्टोरेज में इन्वॉल्व है। तो दोनों के रोल में भी फर्क है। और अब देखिए कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कंपैरेटिवली लेस है, बट मायोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी। असल में देखो होता क्या है कि जैसे अभी हमने जिक्र किया था ना कि ये हीमोग्लोबिन 4 ग्लोब्यूल्स पर मुश्तमिल है। तो इसके ये जो 4 ग्लोब्यूल्स होते हैं, इन 4 ग्लोब्यूल्स में से हर एक के पास हेम ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ये एक हेम ग्रुप इसके पास मौजूद है, एक हेम ग्रुप इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ना वो इस तरह वेरी करती है कि जब इसके साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएगा तो ऐसी सूरत में अब सेकंड ऑक्सीजन के कंबाइन करने का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जब ये दूसरा भी कंबाइन कर जाएगा तो थर्ड ऑक्सीजन के कंबाइन करने का चांस और ज़्यादा हो जाएगा। जब थर्ड भी कंबाइन कर जाएगा तो फोर्थ के यहाँ पर कंबाइन करने का चांस और ज़्यादा हो जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है यूँ वेरी कर रही होती है। सबसे जो पहला मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है ना उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। यानी आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो सबसे कम कौन से मॉलिक्यूल के साथ है, वो जो सबसे पहले अटैच हुआ या वो जो सबसे आखिर में अटैच हुआ। तो वो जो सबसे आखिर में अटैच हुआ उसके साथ इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, और वो जो सबसे पहले अटैच हुआ उसके साथ इसकी एफिनिटी कम है। ठीक है, तो इस तरह से देखो असल में होता यह है कि हीमोग्लोबिन के साथ जब पहला ऑक्सीजन कंबाइन करता है ना तो इसकी कन्फॉर्मेशन में ऐसा चेंज आता है कि सेकेंड मॉलिक्यूल कैन ईजिली कंबाइन विद इट। दूसरे कंबाइन कर जाता है तो इसकी कन्फॉर्मेशन में फिर ऐसा चेंज आता है कि अब तीसरे के लिए वो फिजिबल हो जाता है। तीसरा उसके साथ कंबाइन करता है तो ये ऐसी स्टेट में आ जाता है कि अब चौथा बआसानी वहाँ पे फिट हो सकेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी थी यूँ वेरी करी थी। लेकिन मायोग्लोबिन के पास एक ही ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है और इसके साथ फ़ौरन ये ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि एफिनिटी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है। और इसी एफिनिटी का रीज़न है कि आप देखिए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है
जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो ये डिसोशिएट हो जाता है 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर, यानी हमारे टिश्यूज में तकरीबन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो इस पार्शियल प्रेशर पर ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोशिएट हो जाएगा और अपनी ऑक्सीजन को लूज कर देगा। लेकिन मायोग्लोबिन चूंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से ये 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर जाकर डिसोशिएट होता है। चूँकि इसमें ऑक्सीजन को स्टोर करना होता है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है और ज़्यादा देर तक अपने पास उसको पोजेस किए रखता है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से ये दोनों मॉलिक्यूल रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। इनके दरमियान ये कंपैरिजन भी आपके माइंड में होना चाहिए फाइनल प्रिपरेशन करते हुए। तो इंशाल्लाह आप इन तमाम टॉपिक्स को जो अभी इन लेक्चर्स के अंदर हमने डिलीवर किए हैं, इनके ऊपर अगर आप ग्रिप कर लेते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बच के नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि होम्योस्टेसिस ये 2021 का जो पीएमसी का सिलेबस है उसके अंदर होम्योस्टेसिस का जिक्र नहीं है, तो हम होम्योस्टेसिस का पूरा पोर्शन स्किप कर देंगे, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कवर नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली अब सपोर्ट एंड मूवमेंट पे आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.